गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बाधिता के बारे में बतलाने जा रहा हूँ कि बाधिता किस किस प्रकार की होती है। बाधिता का मतलब एक विकृति होती है, उसको विकृति कहा जाता है। और विकृति के अंतर्गत एक अस्थि बाधिता आती है। अस्थि बाधिता का मतलब होता है कि जिसके कोई हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो, या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या किसी का कोई जन्मजात कोई अस्थि का विकास नहीं हुआ हो, तो इसमें कुछ बालक ऐसे होते हैं जो जिनका कोई अंग नहीं होता है, इनका अंग नहीं होता है। ऐसे बालकों को अस्थिबाधी बालक कहा जाता है, अस्थिबाधी बालक कहा जाता है। और इन्हें विकलांगता की श्रेणी में रखकर इनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और इन्हें आवश्यक साधन भी प्रदान किए जाते हैं। जैसे मोटे लेखन की व्यवस्था है, जैसे उनके लिए कृत्रिम अंग, हाथ पैर, व्हील चेयर हैं, ऐसी चीज़ें, बैसाखी वगैरह इन लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है। और अस्थिबाधित बालक जिनकी अस्थियों में कुछ जन्मजात की प्रॉब्लम होती है, जिनके जन्मजात कोई दोष आ गया हो जिसके कारण उन्हें दैनिक कार्य करने में असुविधा होती है, इसलिए विकलांगता उनके शैक्षिक प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अब अस्थि बालकों की पहचान कैसे की जाती है, उसके लिए उनकी पहचान में नंबर 1 चलने में बाधा, चलने में बाधा। दूसरा होता है कोई भी वस्तु को पकड़ने में उनको परेशानी होती है। और नंबर 2 है वस्तु पकड़ने में परेशानी, वस्तु पकड़ने में परेशानी। और तीसरी है उनको लिखने में कोई बाधा हो सकती है। उनका ये भी हो सकता है कोई अंग भंग हो गया हो, कभी एक्सीडेंट हुआ हो कोई कारण से, और उनको जो है उनका कोई अंग भंग हो गया हो। इसके अलावा जैसे उनकी मांसपेशियों में सामंजस्य नहीं होता है, उसे भी हम अस्थिबाधित बालक ही कहते हैं। और कुछ में जन्मजात शारीरिक विकृति होती है। तो अस्थिबाधित बालकों हेतु क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, तो इसमें लिख सकते हैं हम अस्थिबाधित बालकों को सुविधाएं। अस्थिबाधित बालकों के लिए सुविधाएं। अब उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? ऐसे बालकों को खेल कूद और क्रियाकलापों की अलग से सुविधा होनी चाहिए। ऐसे बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, विशेष शिक्षण विधियां आदि और उनकी मूल्यांकन पद्धति भी अलग होनी चाहिए। ऐसे बालक सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से विकृत होते हैं। इसे संतुलन बनाने के लिए समयानुसार इन्हें कुछ उत्तरदायित्व एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके बाद आता है इनमें व्याप्तहीनता के स्थान पर आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो सके। उनमें अस्थिबाधित बालकों के लिए आवासीय विद्यालय होने चाहिए
विद्यालय एवं आवास में सभी सुविधाएं उनको होनी चाहिए। इसके बाद में आता है अस्थिबाधित बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षण सुविधाओं का ध्यान रखना परम आवश्यक है, ताकि समाज में अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आता है मंद बुद्धि या मानसिक विमंदता। इसके बाद में आता है मंद बुद्धि या मानसिक विषमता। मंद बुद्धि या मानसिक विमंदता। मानसिक विमंदता, इसके अंतर्गत ऐसे बालक को में सीखने की जो गति होती है वो धीमी होती है और अक्सर ये सीखकर भी भूल जाते हैं। इनकी स्मरण क्षमता का अभाव होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, मौलिकता का इनमें अभाव होता है और नवीन समस्या पर विचार नहीं होता है और इनका व्यवहार जो होता है वो अक्सर असमायोजित होता है। ये आसानी से हर जगह समायोजित नहीं होते हैं। समाज में ये पृथक रहना चाहते हैं और शारीरिक हीनता के कारण ये निराश और हताश अनुभव महसूस करते हैं तथा इन्हें सामान्य शिक्षण विधियों से भी शिक्षा प्राप्त ये नहीं कर सकते। इसके बाद में आता है मानसिक विमंद बालकों की विशेषताएं। मानसिक विमंद बालकों की विशेषताएं। अब मानसिक विमंद बालकों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? मंद बुद्धि बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे धीरे विकसित होते हैं और 6 वर्ष की आयु का मानसिक रूप से पिछड़े बालक का स्तर 3 या 4 वर्ष वाले सामान्य बालक के स्तर जितना होगा और बुद्धि परीक्षण के आधार पर इन बालकों की बुद्धि बहुत कमज़ोर होती है। मानसिक अस्वस्थता, ये हमेशा मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे बालक सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं करते और जैसे गणित, व्याकरण, विज्ञान आदि के को पढ़ने में ये रुचि नहीं लेती। परीक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होते रहते हैं। संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इनमें हीनता की भावना पाई जाती है। बौद्धिक कार्यों की अपेक्षा ये शारीरिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं और इनमें आत्मविश्वास का भी अभाव पाया जाता है। इसके बाद में आता है सामाजिक कार्यों को करने योग्य भी नहीं होते हैं, जैसे जिससे सदैव अयोग्य एवं निरर्थक तथा अपूर्ण समझते हैं। इन बालकों की संकल्प शक्ति बहुत निर्बल होती है। इसके बाद में आता है सीमित एवं साधारण रुचियाँ लिए होते हैं। इनमें मौलिकता का अभाव होता है। इनमें अनैतिकता व अपराध की ओर झुकाव भी हो जाता है। इसके बाद में आता है मानसिक विमंदता के प्रकार। इसके बाद में आता है मानसिक विमंदता के प्रकार।
मानसिक विमंदता के प्रकार, जिसमें बतलाया गया है कि मानसिक विमंदता किस प्रकार की होती है। मानसिक विमंदता किस प्रकार की होती है? मानसिक विमंदता को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, सामान्य मानसिक विमंदता वाले बालक, जिनमें सामान्य रूप से मानसिक विमंदता होती है, बालकों की शीघ्र पहचान नहीं होती है। ऐसे बालकों की शीघ्र पहचान नहीं होती है, लक्षणों का प्रदर्शन कम करते हैं, दैनिक कार्य धीमापन दिखाते हैं, सामान्य बालकों की तुलना में धीमी गति से सीखते हैं। इसके बाद में आती है मध्यम विमंदता वाले बालक। ऐसे बालकों में शीघ्र पहचाना जा सकता है। मध्यम विमंदता वाले बालक सुस्त रहते हैं, देर से चल फिर उठ बैठ सकते हैं तथा सीखने के लिए अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अगला है गंभीर विमंदता वाले बालक। ऐसे बालकों की बड़ी कठिनाई से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद में आता है अति विमंदता वाले बालक। अति विमंदता वाले बालकों की गति कौशलों में अक्षम होते हैं तथा अपने जीवन बिना किसी सहायता के नहीं बिता सकते। इन्हें अत्यधिक सहायता एवं उपचार की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में आता है मानसिक विमंदता के कारण। इसके लिए इसके क्या क्या कारण हैं मानसिक विमंदता के? इसके लिए यहाँ पे 4-5 चीज़ें बतलाई गई हैं। जैसे माता पिता की अशिक्षा। कई बार माता पिता में अगर अशिक्षित होते हैं तो उनमें जागृति नहीं होती है। दूसरा है जातीय एवं सांस्कृतिक कारण। कई बार गरीब लोग होते हैं, वो भी एक उसके कारण भी इनमें जागृति नहीं होती है। इनमें इसके बाद में आता है शारीरिक तत्परता का अभाव, और इसके बाद में आता है वंशानुक्रम में जैसे कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ आती रहती है। फिर निर्धनता यानी गरीबी, और भावना ग्रंथि को कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद में आता है विद्यालय वातावरण। तो ये मैंने आपको आज अस्थि बाधित बालकों के बारे में बतलाया है। अब इसके बाद मैं अगला टॉपिक आपको अगली बार बतलाऊंगा। धन्यवाद।